चलिए हम लेक्चर में आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटे से विषय पर आपसे बात करते हैं। पॉलिटी की एनसीईआरटी के लेक्चर्स स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, वैसे भी आर्टिकल्स, मैगजीन्स और इंटरनेट पे चलने वाली तमाम न्यूज़ चैनल्स की ग्रुप डिस्कशंस में ये चीज़ें आती रहती है। सोशियोलॉजी की ब्रांच में, सोसाइटी के सेक्शन में तो स्पेसिफिकली इस वर्ड पे बहुत चर्चा होती है। शब्द है स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस। सवाल ये बनता है कि ये दोनों शब्द एक दूसरे से अलग कैसे हैं और इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल आपस में कैसे होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने इस पे डिटेल लेक्चर्स दिए हैं और जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन पे बात की है, उसमें हमने प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स पे बात की है। उसके बाद हमारे सोसाइटी के लेक्चर्स में भी इसमें बात है, लेकिन हम क्योंकि डाउट आया है तो हम इसे थोड़ा सा स्पष्ट और सरल भाषा में यहाँ पे समझाएंगे। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसी चीज़ें पढ़ते ही क्यों हैं, हम इसे क्यों स्टडी करते हैं, हम इन शब्दों को कंसिडर क्यों करते हैं। क्योंकि शायद ये शब्द सोसाइटी में कुछ ऐसे आउटकम्स क्रिएट करते हैं जिन आउटकम्स को हम अपने सराउंडिंग में रोज़ देखते हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें चर्चा में सुनने को मिलती हैं, तो मन होता है कि इनके बारे में पता हो। आउटकम क्या है? हमारी सोसाइटी में कई तरह के, हमारे सराउंडिंग में हम डिस्क्रिमिनेशंस देखते हैं, यानी कि पक्षपात, भेदभाव पूर्ण व्यवहार देखते हैं, तो दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। हम ऐसा देखते हैं तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये डिस्क्रिमिनेशंस के पीछे के रैशनल्स क्या होंगे, इनके पीछे के लॉजिक्स क्या होंगे, इन डिस्क्रिमिनेशंस की फाउंडेशंस क्या होंगी, ये कहाँ से प्रिवेल करते हैं, कैसे आते होंगे। क्योंकि ये बहुत हज़ारों वर्षों से होते होंगे, ये बड़ी मजबूती से होते हैं, ये रैंडम तो नहीं होते। इन्हें सस्टेन कराने के लिए पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म होता है एक, इन्हें अपरूट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत बड़े रिफॉर्म्स लगते हैं, जैसे कि सोसाइटी ही का ढांचा पूरा रिफॉर्म करना पड़ता है, बहुत बड़े स्तर की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सपोर्ट और एम्पावरमेंट देनी पड़ती है। ये सब करने के बाद हम डिस्क्रिमिनेशन को कर्ब कर पाते हैं, ख़त्म कर पाते हैं। मतलब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा पक्की है, इतनी ज़्यादा मजबूत है कि उसे ख़त्म करना, एलिमिनेट करना इतना मुश्किल था। तो सवाल आता है कि इतनी पक्की कैसे होती है। उसके जवाब को ढूंढते हुए हम इन दो शब्दों की तरफ जाते हैं, प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स। ओके, सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना है कि ये दोनों किस लेवल पर काम करते हैं, किस लेवल पर एक्ट करते हैं। देखो, जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो पार्ट हैं हमारे, प्रेजुडिसेस हमारा ही और डिस्क्रिमिनेशन भी हमारा ही पार्ट है। तो आप मान लीजिए कि ये किसी इंडिविजुअल का ही पार्ट है, तो उसका कौन सा पार्ट है ये? जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो हमारा पार्ट है, हमारे बिलीफ का पार्ट है, मतलब दिस इज पार्ट ऑफ आवर बिलीफ। ये हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। इज दैट क्लियर? दूसरी तरफ जो प्रेजुडिसेस हैं ये हमारी फीलिंग्स का पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर फीलिंग। तो जैसे प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स बिलीफ का पार्ट है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। तो स्टीरियोटाइप किसका पार्ट है? व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स वी हैव, अंडरस्टैंडिंग्स का पार्ट है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम टेक्निकली, एकेडमिकली कह देते हैं कि स्टीरियोटाइप का जो लेना देना है वो कॉग्निटिव डोमेन से है। इट्स कंसर्न इज विद द कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव का मतलब जहाँ भी आ जाता है, कॉग्निटिव स्किल्स की बात कर लीजिए आप, कॉग्निटिव लर्निंग की बात कर लीजिए, मतलब इट इज़ एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग्स। तो स्टीरियोटाइप इज एसोसिएटेड विद द कॉग्निटिव एलिमेंट्स, दैट इज what understandings as a person, as a society, as a group you have, what sort of understandings you have. दूसरी तरफ जब प्रेजुडिसेस की बात करते हैं तो इसका रिलेशन हमारी फीलिंग्स से है। जब मैं यहाँ पर फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ तो मेनली जो ये फीलिंग्स हैं ये नेगेटिव कैरेक्टर की होती हैं। तो दीज फीलिंग्स आर ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर। तो मतलब जो प्रेजुडिसेस हैं उसका कंसर्न अगर एकेडमिक सेंस में कहूँ तो किस चीज़ से है, दैट इज़ अफेक्टिव। तो जैसे ये इसका रिलेशन कॉग्निटिव से है, इसका रिलेशन अफेक्टिव से है, मतलब द नेगेटिव फीलिंग्स। इज दैट क्लियर? तो दिस इज़ हाउ इट इज़ एसोसिएटेड। समझ में आई कोई बात? तीसरी चीज़ आ जाती है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आप करते हैं। इसका रिलेशन आप
आपके बिहेवियर से है, सो इसका रिलेशन है एक्शन से। जैसे इसका रिलेशन बिलीफ से है, जैसे इसका रिलेशन इसका अच्छा नहीं लगता, जैसे स्टीरियोटाइप का रिलेशन बिलीफ से है, जैसे प्रेजुडिसेस का रिलेशन फीलिंग से है, वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन का रिलेशन एक्शन से है। मतलब जैसे स्टीरियोटाइप्स पार्ट है कॉग्निटिव डोमेन का, जैसे प्रेजुडिसेस पार्ट है अफेक्टिव डोमेन का, द नेगेटिव फीलिंग्स, वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन पार्ट है बिहेवियरल डोमेन का। Is that clear? So it is associated with the cognitive element, it is associated with the affective element, it is associated with the behavioral element. In cognitive, when we talk about, it is associated with our understanding about the things, that is our beliefs. When we talk about affective in context of prejudices, it is about our feelings. When we talk about actions associated with the discrimination, it is our behavioral element. Okay? This is how the things are working. तो अमूमन कई बार ये माना भी जाता है कि ये इस तरह का पाथ फॉलो करता है। पहले चीज़ें स्टीरियोटाइप में आएंगी, उसकी वजह से प्रेजुडिसेस जन्म लेंगे और फिर उन प्रेजुडिसेस के कारण डिस्क्रिमिनेशन होगी। ये इसका एक ऐसा सीक्वेंस मान लिया जाता है। दिस इज हाउ दिस कंप्लीट सीक्वेंस इज वर्किंग। इज दैट क्लियर? आसान भाषा में समझें तो समझें, फिर आसान भाषा में आओ समझते हैं। आसान भाषा में समझें तो होता क्या है, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हम ये कहते हैं, पहले मैं स्टीरियोटाइप को थोड़ा नेगेटिव ही ले लूँ, हालांकि वो ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव हो, हम ले लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जो गर्ल्स हैं, ऐसा हम ये कहते हैं कि मतलब हम तो अभी वही तो समझा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट हो सकता है ना, या आप यहाँ पर कह लीजिए कि वुमेन। अक्सर उनके बारे में ये बात कही जाती है कि भाई इनको सामाजिक कामकाज, यानी कि जो बाहर के कामकाज हैं या सामाजिक स्तर पर जो कामकाज होना है या पॉलिटिकल लेवल पे जो कामकाज होना है, इनको उन चीज़ों की जानकारी नहीं है। मतलब वो कहा जाता है कि वो पॉलिटिकली उतनी वेल वर्स्ड नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। वीक आइडिया, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग वीक है पॉलिटिकल, ऐसा हम कहते हैं ना। तो इसी की वजह से होता ये है कि हम उनको पॉलिटिकली कॉम्पिटेंट नहीं मानते। तो जब पॉलिटिकली कॉम्पिटेंट नहीं मानते तो पॉलिटिकल स्फेयर्स में उनकी प्रेजेंस काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। जैसे पंचायतों में अगर महिलाओं के लिए प्रधान पद के लिए सीटें आरक्षित भी हैं, लेकिन फिर भी औरत के प्रधान रहते हुए भी प्रधान पति का कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि औरत महिला है, पति पुरुष है। और क्योंकि सरकार ने नियम बना करके पद आरक्षित रखा है, वहाँ पे जो प्रधान का सीट है वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, तो बनेगी तो अब वुमेन ही, लेकिन हाँ डी फैक्टो लेवल पे जो प्रधान है गांव का वो पति होगा, मर्द होगा। जो औरत है वो तो डी ज्योर ही रह जाएगी, सेरेमोनियल ही रह जाएगी। तो मतलब जो प्रेजेंस है पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन हो जाती है, नहीं हो पाती। अब ज़रा यहाँ पर समझना है कुछ बातों को। हम जब ये कह रहे हैं कि वुमेन पॉलिटिकली वेल वर्स्ड नहीं होती, ये हमारा स्टीरियोटाइप है। दिस इज आवर स्टीरियोटाइप। मतलब ये हमारी वुमेन को लेकर के पॉलिटिक्स की फील्ड में एक अंडरस्टैंडिंग है। ये वुमेन को लेकर के हमारा थॉट है एक, ये वुमेन को लेकर हमारा एक विचार है, ये वुमेन को लेकर हमारा एक मत है। एक मत बन जाना, एक विचार बन जाना, एक थॉट बन जाना। तो ये बिलीफ के नीचे लिख लेना थॉट, और उसके शब्द मैंने बता दिए विचार, मत आपका बन जाता है। ये मतलब आपकी वुमेन को लेके एक अंडरस्टैंडिंग है। तो दिस इज व्हाट द कॉग्निटिव स्फेयर में, एक सोसाइटी, ग्रुप या इंडिविजुअल के कॉग्निटिव स्फेयर में वुमेन पॉलिटिकली जब कंसीव की जा रही है तो इसी मैनर में कंसीव की जा रही है। विचार यही बन रहा है कि वो राजनीतिक योग्यता की पात्र नहीं है, ऐसा विचार बन रहा है। दिस इज व्हाट स्टीरियोटिपिकली यू आर बिहेविंग अबाउट द वुमेन। क्या है फिर स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप चीज़ों को जनरलाइज कर देना, ओवर सिंप्लीफाई कर देना। आपने तो बहुत ओवर सिंप्लीफाइड मैनर में ये बात कह दी कि महिलाएं, औरत कहाँ राजनीति करेगी। अरे भाई साहब क्या बात करते हैं, अरे राजनीति औरतों का काम नहीं। इसी पे स्पेसिफिकली अभी एक वेब सीरीज भी बनी थी जिसमें पति के बाद औरत जो है वो बनी थी मुख्यमंत्री है।
हैं नहीं, वो 10वीं जो है अलग थी, महारानी, हाँ सही कह रहे हैं, उसमें ये सारा दिखाया गया है अच्छे से कि समाज का जो अंडरस्टैंडिंग डोमेन है सोसाइटी का वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में, राजनीति के क्षेत्र में, वो कैसा है। वो क्योंकि स्टीरियोटाइप किया हुआ, आपने ओवरली सिंप्लीफाइड किया हुआ है वुमेन के जेंडर को पॉलिटी की फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में, ओवर जनरलाइजेशन किया हुआ कि नहीं नहीं नहीं, तो मतलब ओवर सिंप्लीफाइड, ओवर जनरलाइज्ड होने की वजह से चीज़ें अजम्पशन बेस्ड हैं। तो ये भी समझाएंगे ना भी आपको सारा कि इसके नकारात्मक, तो थिंग्स आर अजम्पशन बेस्ड। अजम्पशंस रोल प्ले कर रहा है, मतलब किसी चीज़ का विस्थापन हो गया, कुछ डिस्प्लेस हो गया, कुछ खत्म ही हो गया, वो क्या, कोई भी सोच जो है वो वेल कंसिडर्ड रीजनिंग पे बेस्ड होनी चाहिए थी ना, सही है कि नहीं? थैंक यू। वो वेल कंसिडर्ड रीजनिंग पे आनी चाहिए थी कि नहीं? उसके वेल फाउंडेड लॉजिक्स होने चाहिए थे, उसके ऊपर वेल डिबेटेड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, बहुत ही प्रूवन होनी चाहिए वो चीज़। होना तो ऐसा चाहिए कि वो चीज़ बहुत ही वेल रीजनड हो, बहुत ही वेल कंसिडर्ड लॉजिक्स पर बेस्ड हो, उस फैसले के पीछे एक कंप्लीट रैशनैलिटी हो, बहुत ही रैशनल हो वो, और वो पूरी तरह से प्रूवन हो चीज़ें और वेल डिबेटेड हो। तो जो डिसीजन है, मतलब अगर कोई थिंकिंग है, कोई थॉट है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, उसे तो ये रास्ता फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये रास्ता फॉलो नहीं करने के बाद भी एक अंडरस्टैंडिंग तो है, एक थिंकिंग तो है, मतलब तुम बहुत ज़्यादा अजम्पटिव है नेचर में, इट इज़ हाईली अजम्पटिव, आप अज्यूम ही करके चली जा रहे हैं, अजम्पटिव है, आपने अज्यूम कर लिया महिला के बारे में ऐसा, मतलब आपने उसकी एक टाइप बना ली है, महिला की एक टाइप बनी हुई है। तो देयर इज़ अ टाइप, और यहाँ पे टाइप क्या है कि वुमेन जो है उसका एक टाइप निर्धारित किया आपने, और पॉलिटी की फील्ड में आपने उस टाइप को लेबल कर दिया, कास्ट कर दिया इस स्लोगन से कि नहीं इनकी टेढ़ी खीर है, इनके लिए, इनके बस की बात नहीं। तो आपने महिला को टाइप कास्ट कर दिया। ऐसा करने से पहले आपने क्या रीजनिंग्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की, वुमेन को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके उनके स्किल सेट को, उनकी परफॉर्मेंस को क्या असेस करने की कोशिश की कि क्या उन्हें अपना काम करके दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, क्या उन्हें कोई लेवल प्लेइंग ग्राउंड्स दी गई, क्या वो पॉलिटिकली कॉम्पिटिटिव हो सकें इसके लिए उन्हें एजुकेशन वाइज वेल मैनर में इक्विप किया गया, क्या उन्हें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स दिए गए, क्या उन्हें किसी तरह के एफर्मेटिव एक्शन से एम्पावर किया गया, क्या कोई इक्विटी के प्लेटफॉर्म दिए गए। ये सब तब दिए जाते, इन सब पर बात उस समाज में होती है जो समाज पहले इस बात के लिए सहमत हो कि वो केवल और केवल महिला को टाइप कास्ट करके नहीं चलेगा, मतलब उसकी अप्रोच महिला के प्रति स्टीरियोटिपिकल नहीं रहेगी, बहुत ही ओवरली सिंप्लीफाइड, ओवरली जनरलाइज्ड, विदाउट रीजनिंग, विदाउट रैशनल, विदाउट लॉजिक्स, विदाउट डिबेट, विदाउट वेल कंसिडर्ड फेनोमेनास आप कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करेंगे। आप सिर्फ पीछे चलती आ रही एक बात जो आपने भी मान ली चल रही है, मतलब आप अजम्पटिव चल रहे हैं, आप तो ज्यूम करके चल रहे हैं इस बात को, और वो आपके बिलीफ का पार्ट बन गया, आपकी थॉट का, आपके विचार का हिस्सा बना, आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपकी कॉग्निटिव डोमेन में महिला राजनीति के मामले में ऐसे सेट है, आपके कॉग्निटिव डोमेन में जो वुमेन है पॉलिटिक्स के मामले में इस तरह से सेट है। दिस इज हाउ यू आर टेकिंग वुमेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पॉलिटिकल फील्ड। तो दैट इज व्हाट द आइडिया इज। तो आपने कितनी सारी चीज़ों को बाईपास कर दिया, ये सब तो नकार ही दिया आपने। हम तो भूल जाइए कभी महिला संज्ञाय होगा। तो पहले तो जब कभी महिला के जीवन में बदलाव लाना है, वुमेन एम्पावरमेंट का अगर आपको बात करना है, तो सबसे पहला जो आपको स्वीकारना होगा वो ये, आपको वुमेन को टाइप कास्ट करना बंद करना होगा, स्टीरियोटिपिकली नहीं चलना है, उसके अलहदा जो अप्रोच अपनानी है वो क्या है। तो इसलिए अक्सर अखबारों में, ग्रुप डिस्कशंस में, अक्सर न्यूज़ चैनल्स में, मैगजीन्स में लिखा जाता है कि वी शुड बी मोर रैशनल टूवर्ड्स द वुमेन when we are discussing about the role of women in the field of politics. We need to be more reasonable, we need to be more logical,
वी नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल। ये जो बातें वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, द मैटर शुड बी हाईली डिबेटेड, वेल डेलिबरेटेड होना चाहिए, ये सब करके वो जिस दानव को ख़त्म करना चाहते हैं, जिस अपस्मार का अंत करना चाहते हैं, जिसको दबाना चाहते हैं, वो दानव है स्टीरियोटाइप का दानव है वो। ये वो आपके कॉग्निटिव डोमेन को अजम्पशन से निकाल करके एविडेंशियल बनाना चाहते हैं, प्रूवन बनाना चाहते हैं, मेथड है, मेथोडिकल बनाना चाहते हैं कि वो कोई किसी कसौटी पे, किसी परिपट्टी पे खरा उतरी है वो चीज़, तो उस हिसाब से स्वीकारा गया है। इज दैट क्लियर? तो पहला ये हो जाता है। तो ये जो आपने ये मान ही लिया कि भाई पॉलिटिकली वेल वर्स नहीं है ये। अब जब आपने ये फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया, लॉजिकल आउटकम सेकंड स्टेप है। जब ये एक बच्चे की अपब्रिंगिंग, एक इंडिविजुअल की अपब्रिंगिंग, एक सोसाइटी की अपब्रिंगिंग जब इस स्टीरियोटाइप के साथ हो रही है महिला को लेकर के, तो आप उससे महिला के प्रति फीलिंग्स कैसी एक्सपेक्ट करते हैं? वो महिला के प्रति फीलिंग क्या रखेगा? उसके महिला के प्रति भाव क्या होंगे? राजनीति के क्षेत्र में वो भावात्मक रूप में, यानी कि वो व्यक्ति इमोशनली, उसके इमोशंस जो हैं, उसकी फीलिंग्स जो हैं, वो महिला के प्रति इस मामले में ऑलवेज नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं। तो आपने एक नेगेटिव फीलिंग के एटमॉस्फेयर को जन्म दिया, एक नेगेटिव इमोशंस के एक्शन को एटमॉस्फेयर को जन्म दिया, मतलब आपने एक प्रीजुडिस को जन्म दिया, क्योंकि अब आप महिला को क्या कर रहे हैं? जज कर रहे हैं। आप महिला को क्या कर रहे हैं? जज कर रहे हैं। पर जज किस बेसिस पे कर रहे हैं? क्या जज करने के लिए आपने उसकी परफॉर्मेंस को देखा है? क्या आपने उसे परफॉर्म करने के लिए अवसर दिया? क्या आपने उसकी मेरिट पर ध्यान दिया? आप उसकी मेरिट को जज कर रहे हैं। क्या आप उसके एक्यूमेन, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फोकस कर रहे हैं? ये क्या आप इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपको उसके प्रति जो जजमेंट आप बना रहे हैं वो जजमेंट मेरिट बेस्ड हो या परफॉर्मेंस बेस्ड हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेस्ड हो? मतलब आप इस जजमेंट तक अराइव कैसे हुए हैं? आप इस जजमेंट तक अराइव हुए हैं इनको फॉलो करके नहीं, आप इस जजमेंट पर तक अराइव हुए हैं क्योंकि वर्ड लगता है प्री, आपके पहले से ही कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। मतलब आपके महिला के प्रति राजनीति के क्षेत्र में पहले से ही अपनाए गए, धारण किए गए कुछ नोशन हैं, पहले से ही धारण किए गए कुछ नोशंस हैं, कुछ विचार हैं, कुछ मान्यताएं हैं। ये है पूर्व आग्रह को जन्म देने वाली चीज़। प्री कंसीव्ड नोशंस जो हैं आपके, वहीं से आप जो जजमेंट मेड बना रहे हैं उसको लेकर के, महिला को लेकर के, यही कि आप महिला को प्री जज करके चल रहे हैं। यू आर जजिंग द वुमेन for that field of politics by considering your preconceived notions. So you're prejudging someone for a particular role based on your preconceived notions. So that is what the prejudgments, prejudging. So that word is the prejudice. So you're prejudiced about women. मतलब आप महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। प्रीजज का मतलब, प्रीजडिस का मतलब यहाँ पर क्या है? पूर्वाग्रह। जैसे स्टीरियोटाइप का मतलब लकीर का फकीर होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? लकीर का फकीर। स्टीरियोटाइप का मतलब लकीर का, दिमाग नहीं लगाना, सपना नहीं सोचना, कैलकुलेट नहीं करना, लकीर बनी है, लकीर खींची है, चलो लकीर का फकीर, बस। वैसे ही प्रेजुडिस होता है पूर्वाग्रह से ग्रस्त, कि मतलब उसे किसी के प्रति उसके विचार बनाने, निर्णय लेने, उसके अंदर जो इमोशंस और फीलिंग्स आई हैं उसके प्रति, इसके लिए लगातार उसके मन में जो चीज़ें आग्रह कर रही हैं ऐसी फीलिंग आने के लिए, वो चीज़ें पूर्व ही, पहले ही उसके अंदर बनी हुई थी। वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है उस व्यक्ति को लेकर के। तो इसके लिए उसके अंदर फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी है फॉर वुमेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल रोल। फीलिंग ऑफ हेट्रेड भी हो सकता है, फीलिंग ऑफ हेट्रेड हो सकता है, फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी, हर सेंस, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग, डिस्टेंस की फीलिंग,
फीलिंग है उसके अंदर, तो वो इसी फीलिंग में अगर वो पार्टी का कोई लीडर है तो वो महिलाओं को लेकर के ये फीलिंग रखता है, उसके इमोशंस महिलाओं को लेकर के क्या है, ये इमोशंस हैं उसके। इज दैट क्लियर? तो दिस इज व्हाट द फीलिंग। अब आता है फाइनल स्टेज जो गेम होने वाली है असली, जिसकी ऐसी फीलिंग है महिला को लेकर के, वो एक्शन कैसे लेगा, वो व्यक्ति महिला के प्रति कौन सा एक्शन लेगा। वो एक्शन क्या लेगा कि वो महिला को राजनीतिक भूमिका निभाने के लिए योग्य नहीं मानता है, इसलिए वो उसे टिकट नहीं देगा। तो उसका एक्शन क्या है, दैट लीडर और दैट पार्टी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू गिव टिकट्स टू द वुमेन। दिस इज व्हाट द एक्शन ऑफ दैट पर्सन इज। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो कॉग्निटिव या अंडरस्टैंडिंग वाला डोमेन नहीं होता, वो अफेक्टिव या फीलिंग वाला डोमेन नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन तो विजिबल होती है, वो तो दिखती है, वो तो हो रही होती है। पक्षपात को कोई ना कोई, भेदभाव को कोई ना कोई सह रहा होता है। जिस चीज़ के शिकार हैं आप, जिस चीज़ को सह रहे हैं आप, वो चीज़ हो रही है, तो वो एक्शन होता है। तो एक्शन ये हुआ है कि वाई लेसर वुमेन कैंडिडेट्स आर देयर इन द पॉलिटिक्स, एंड द आंसर इज ड्यू टू द एक्शन टेकन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। What sort of action they have taken? The action of not giving opportunities or tickets to the woman candidate. This is the clear-cut action of the parties, and the outcome is lesser number of women candidates are contesting for the elections. Now the second question is, why the parties are doing this thing? And the answer is, they have set notion, set feeling, set emotions about the woman. What those notions, what those emotions, what those feelings are? That they are not competent enough to elect elections. No. The question is, how you can say that? The question is, because it is the part of our level of understanding ना। ये तो सबको पता, वो कहते तो सब, और तुझे नहीं पता तो सब जानते, चल मम्मा, वैसा करते हैं। कभी भी आप करना, वो कहते चल सारा वो कल्ला कल्ला बंदा जानता, किसी इंसान से वो मिला नहीं है, वो किसी को नहीं मिला है, इसने कहीं सर्वे नहीं किया, लेकिन वो बच्चा बच्चा जानता। ये इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन, ओवर सिंपलाइजेशन। एक्शन इनके कहते बच्चा बच्चा जानता है, किसी बच्चे से इसने सर्वेक्षण नहीं किया कोई, देयर इज नो सर्वे बिहाइंड इट। ज्यादातर बातें बस कॉमन सेंस बेस्ड हैं, कॉमन सेंस पे आधारित है, रीजनिंग बेस्ड सेंस नहीं है। बस एक धारणा बन गई है, बस धारणा बन गई है, बस बिलीव, बस एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है ना। तो वो कह रहे अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा ही हो रहा है तो क्या मतलब। तो कोई आएगा जो उनसे लड़ेगा, खादी का कुर्ता पहन के कोई पत्रकार आ सकती है, फिल्मों में देखा ऐसा, तो मैं बता रहा हूँ ताकि आप रिकॉल करो। तो वो कहेगी आपको ना, अब वो फिल्मों में मान रही इतना एकेडमिक तो नहीं जा सकती, मैं जाके दिखाऊंगा अभी आपको, उसका डायलॉग एकेडमिक बदलता हूँ। वो कहेगी आपको ना अपनी गंदी सोच बदलने की ज़रूरत है, ऐसा बोल के चली गई। आपको भी लगा कि हाँ ठीक है। वो क्या कह रही, उसे कहना यह है कि आपको अपनी धारणाएं परिवर्तित करनी होंगी महिलाओं के बारे। वो कह रही आपकी ना सोच ही गंदी है। वो कहना ये चाह रही है कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट वुमेन है वो ही साली गलत है, मतलब वही गलत है सब, मतलब वही गलत है। समझ रहे हैं ना? गृह मंत्री जी अभी संसद में बोल रहे थे थोड़े दिन पहले, तो फ्लो में उनसे सांस्कृतिक एक शब्द निकल गया जो कि मुझसे भी निकल गया। गृह मंत्री से निकला है, अब तो क्या करें, उन्होंने भी क्षमा मांगी होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, तो मांग लेंगे तो मैं भी मांग लूंगा। इतना समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो यही हो रहा है रिंकी। तो ये कह रही कि सोच ही गंदी है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग ही वुमेन को लेके गलत है। तुम्हें ना तुम्हारी सोच ही बदलनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें अपनी धारणाएं बदलनी होंगी। तो कोई उनसे पूछे ये धारणा किस आधार पे बना के बैठे हो यार? पता ही नहीं कुछ, सारे ऐसा कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे कहते हैं, उल्टा साबित करने क्या गले कहेंगे। तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है अम्मा से पूछ लो, अम्मा कहती, महिला ही के बारे में महिला ही कह रही है, अम्मा कह रही, अम्मा ही ऐसा मानती है, क्योंकि अम्मा तो
जेंडर से अम्मा है ना, मतलब वुमेन है जेंडर से, पर अम्मा नाम की जो एक एंटिटी है वो तो उसी सोसाइटी ने बनाई है जो इन धारणाओं पे चलती है। तो अम्मा भी तोता वही बोलेगा जो सारे समाज बोल रहा है, वो अलग कहाँ से? वो तो कुछ सिविल सोसाइटी वाले आएंगे और उन्हें कहेंगे कि बतौर औरत आपके कुछ हक थे, अपने हक के लिए लड़ना सीखें अम्मा, आपको तो पता ही कुछ नहीं है कि आपके हक क्या हैं। वो उसे जी सेंसिटाइज करा रहे हैं कि बतौर वुमेन आप इतना जनरलाइज, ओवर जनरलाइज होके नहीं चल सकती अपने लिए, आपको अपने लिए थोड़ा वुमेन स्पेसिफिक होके भी सोचना है, वुमेन सेंट्रिक भी होके सोचना है। तो तब वो क्या करेंगे कि आम सामाजिक धारणा से उस अम्मा को, उस महिला को एक महिला रूपी धारणा में लाने का प्रयास करेंगे कि पहले ये ओवरऑल सोसाइटी की धारणा से निकल के अपने बारे में तो सोच ले, फिर अम्मा सोचने लगी कि अच्छा ये हो गया हमारे साथ कांड। तब बोलो फिल्म कहती तो हमको बुड़बक बनाते रहा, वो कहते रहा कि महिला लोग जो हैं वो तो सब कहाँ बाहर जाओगी और खा लू, इज्जत तुम्ही लोग का होता है, बाहर जाओगी नाना प्रकार के लोगों से मिलोगी, गलत दृष्टि डालेंगे और सब खराब हो जाएगा, फिर आओगी न चुनाव जीत पाओगी और बेइज्जत अलग से हो जाओगी, क्या करना? ये सब अच्छे काम नहीं, अच्छे काम ये हैं बच्चों को बनाना सीखो, संतान में चरित्र डालो, हमको योग्य बनाओ, तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। तो दिस आइडिया इज कि जो अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल बचपन से आपके सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में डाली जाती है, आप चीज़ों में मीनिंग डेवलप करना जो बचपन से सीखना शुरू करते हैं, परिवार से शुरू होकर के, सामाजिक संस्थाओं से शुरू होकर के, शिक्षा के माध्यम से आप चीज़ों में मीनिंग, अपने सराउंडिंग में मीनिंग डेवलप करना सीखते हैं, जिसे सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इसी के वाया ये डोज आप में आने लग जाता है और ये आपके अंदर डीपली इंट्रेंच्ड हो जाता है। ये आपके बॉडी सिस्टम का, थॉट सिस्टम का, मतलब मैंने पहले ही कहा कि आपकी कॉग्निटिव डोमेन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सोशलाइजेशन की। मोगली नाम का एक बच्चा भेड़ियों में रहा तो भेड़िया ही हो गया था, आपको पता है, क्योंकि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने का काम तो भेड़ियों का था। मनुष्य की कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने का जिम्मा मनुष्यों में है। तो जब आपकी समझ का हिस्सा, सोच का हिस्सा बना दी जाती है चीज़, तो ये आपके कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट, अंडरस्टैंडिंग डोमेन का पार्ट है, आपकी धारणाएं ये हो गई हैं। और इसका नेचुरल रिजल्ट ये आ जाएगा कि आपके मन में समाज के प्रति जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी भावनाएं हैं, जो भी इमोशंस हैं, वो आपकी धारणाओं पर आधारित होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पॉसिबिलिटी है कि एक बच्चा रिलीजन ए से बिलोंग करता है और एक बच्चा रिलीजन बी से बिलोंग करता है और ये दोनों स्कूल में ही आते हैं। अब इस बच्चे बी ने बच्चे ए का आज तक कोई नुकसान नहीं किया है, ना बच्चा बी दिखने में अनहाइजीनिक है, ना उसने इसे कभी ए को मारा है, ना इसे कोई क्षति पहुंचाई है, लेकिन बच्चा ए बच्चा बी से दूरी बना के रखता है। बच्चा ए बच्चा बी के प्रति एक अलग सी फीलिंग रखता है, उससे कोई डर है या कोई द्वेष है, उससे एक फीलिंग तो है जो बच्चे ए को बच्चे बी के निकट नहीं जाने देती। वो क्यों? बच्चा एक स्पेसिफिक रिलीजन ग्रुप से आता था, जिसकी वजह से उस बच्चे ए की एक धारणा बना दी गई है। उस बच्चे ए की जो धारणा है उस बच्चे बी के समाज को लेके, उस बच्चे बी के रिलीजन को लेकर के, वो धारणा इतनी डीप बना दी गई है, इतनी मजबूत बना दी गई है, इस धारणा को तोड़ना कई बार नामुमकिन हो जाता है। इस धारणा को लिए हुए बच्चा जब उस बच्चे बी के बगल में बैठा है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से जो फीलिंग्स आएंगी उस बच्चे की बी के प्रति, वो इसी तरह की आएंगी कि उसे या तो भय होगा, या वो दूरी बनाएगा, डर लगेगा, या वो कुछ अजीब सोचेगा उनके बारे में। और इसका तीसरा स्टेप पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ये बच्चा ए कल को जब बड़ा होकर के और कोई महत्वपूर्ण फैसले ले तो बच्चे बी के प्रति ये डिस्क्रिमिनेटरी फैसले ले ले। इस तरह से काम करते हैं स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिसेस के बाद डिस्क्रिमिनेशंस को जन्म देने में। आप अक्सर ये देखेंगे शहर वालों के मन में स्टीरियोटाइप्स गांव वालों को लेके बने हुए हैं, पेंडुओं को लेकर के, पेंडू लोगों के मन में, गांव वालों के मन में शहर वालों को लेकर स्टीरियोटाइप बने हुए हैं। अक्सर वो जितनी बातें कर रहे हैं ज़्यादातर स्टीरियोटाइप से ही कर रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली एक्शन जो फीलिंग्स हैं
वो उन्हीं स्टीरियोटाइप पे बेस्ड है, तो प्रिजुडिस्ड हैं, तो आप प्रिजुडिस्ड हैं मतलब अफेक्टेड हैं ना। आपकी जो बेसिक फीलिंग है वो किस मैनर में काम कर रही है उस चीज़ को लेके, नेगेटिव आप प्रिजुडिस हो गए उस चीज़ को लेकर के, तो इस वजह से आप फिर वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे उस चीज़ को लेकर के। अक्सर ये चीज़ें समझाई पढ़ाई जाती हैं और बताई जाती हैं कि जैसे मान लीजिए गांव से कोई लड़का या लड़की शहर आने लगे, शहर उसको समझाया जाता है बचपन से बड़ा कि शहर के लोग धोखेबाज होते हैं, ये दो मुँहे सांप होते हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये तुम्हें निगल जाएंगे, अपने दिल का भेद इन्हें मत कभी देना, ये तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। तो वो बच्चा कॉलेज आया है, अच्छा भला उसे एक अच्छा दोस्त मिल रहा है, मतलब वो दोस्त अप्रोच कर रहा है उसे, क्योंकि उसकी कॉग्निटिव डोमेन जो है वो थोड़ा अलग काम कर रही होगी कि दोस्त बनाने चाहिए, हर तरह के दोस्त होने चाहिए। हम भी पहले गांव में बसते थे, जो गांव से दोस्त आए उन्हें भी अपना, वो उसकी अप्रोच मान लो वो है, तो ये वो निकट आना चाहता है, इसकी फीलिंग इसको उसके पास नहीं जाने दे रही। और सवाल ये है कि इसमें ये फीलिंग उसको लेके क्यों है, तो जैसे वो ये कह रहा है ये खाओगे, इसके दिमाग में काम कर रहा है कि माँ ने समझाया था कि वो तुमको बरगलाएंगे, भरमाएंगे, तुमको खींचेंगे अपनी ओर, लेकिन नहीं मैं नहीं खाता बस। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। तो वो ये बच्चा जो गांव से है, ये प्रोबेबिलिटी है कि ऐसी फीलिंग डेवलप कर जाए शहरी बच्चों के लिए कि ये दो मुँहे सांप होते हैं, ये तो मीठी भाषा बोल के फंसाते हैं, ये तो खा जाएंगे, लूटने के लिए सब कर रहे हैं, धोखाबाजी पक्का देंगे, मुझे डुबाएंगे। वो प्रिजुडिस्ड है इनको लेकर के, these prejudices are there। और कल को फिर जब उसके एक्शंस आएंगे, जब उसे शादी का फैसला लेना है, अपने बच्चों की आगे शादी करनी है, हो सकता है कि वो ऐसी अप्रोच अपनाए कि नहीं भाई मुझे शहर में नहीं करनी तुम्हारी शादी, शहर का कोई लड़का अच्छा हो सकता है, इसकी बेटे को कोई बेटी शहर से, इसकी बेटी को कोई बेटा शहर का पसंद आ जाए, सब काबिलियत है, सब सही, आदमी भी जेन्युइन, लेकिन बिहेवियर में आ चुकी है ये बात कि नहीं करना मुझे, नहीं, ये एक दिन धोखा देंगे पक्का, एक दिन करेंगे पक्का। तो वो बच्ची परेशान है, वो बच्चा परेशान है कि भाई हुआ क्या है मम्मा को पापा को, अच्छा भला आदमी जांच लो, बात कर लो, कहते मिलना ही नहीं है, ये दो मुँहे सांप, ये मुझे मिलना ही नहीं है। तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज। अब आप इसे हर जगह फिट करके देख लो, अब आप हर जगह इसे फिट करके देख लीजिए। दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग। जब कॉलोनियलिज्म के समय में यूरोपियंस ग्लोब के डिफरेंट पार्ट पर गए, अलग अलग पृथ्वी के कोनों में गए, हिस्सों में गए, वह मन में यह बात अपने, उनका कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग जो डोमेन है वो ये बना हुआ था कि वी आर मोर सिविलाइज्ड एंड वी आर गोइंग टू द प्लेसेस ऑफ नेटिव पीपल एंड दे आर नॉट सिविलाइज्ड एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूरोपियंस। what sort of practices, norms, values they are following, those are elements of a high sense of civility, those are ideas of civic sense and they are civilized. But other people are simply the phenomena, norms, values, custom, culture, manner of other people. They are living like a mere animal existence, so they are like animal, that we need to civilize them. So by considering this, that idea is ultimately the part of their cognitive domain, their understanding, उनकी धारणा ये थी विश्व के दूसरे समाजों को लेकर के। तो जहाँ भी गए तो उन्होंने जिस धरती पे गए उस धरती पर जाकर के अपने राज करने वाले कॉन्सेप्ट को जायज़, लेजिटिमेट इस बात पर ठहराया कि you should feel blessed, you should feel blessed, happy that we are here to civilize you because we are civilized. तो civilizing the native का concept उन्होंने प्रमोट किया। कैम्ब्रिज एजुकेशनल सोसाइटी ने भी इस चीज़ को काफ़ी समर्थन दिया अपने लेखों के माध्यम से कि भाई यूरोपियंस ने जो सिविलाइजेशन के फ्रूट्स हैं वो पूरी नेटिव सोसाइटीज़ को बांटे, चाहे वो अमेरिकन नेटिव सोसाइटीज़ थे, चाहे वो एशियन नेटिव सोसाइटीज़ थी, कोई भी नेटिव सोसाइटीज़ थी। यहाँ से जाके उन्हें डेमोक्रेसी दी, लोकतंत्र दिया, यहाँ से जाकर के उन्हें इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ का सिस्टम सिखाया, यहाँ से जाकर के महिलाओं को भी बराबर स्थान देने की बात की, ऐसे तमाम चीज़ें यहाँ से जाकर के उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन सिस्टम चलाया, लोगों को एम्पावर किया। ऐसी बातें वो लिखते रहे हैं कि बेहतर यातायात के साधन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मीन्स, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, बेहतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी ने पूरे ग्लोब पे जाके सारे नेटिव्स को ये सिविलाइजेशन देने का काम किया है। मतलब
जो भी कोई यूरोपियन कॉलोनियल पावर दूसरे पार्ट ऑफ अर्थ पे जाती थी, इसी कॉग्निटिव आइडिया के डोमेन के साथ, इसी अंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड जितनी भी बिलीफ्स धारणा इन्हें लेके जाती थी। इसलिए उनकी लोकल्स के कल्चर, कस्टम, मैनर, लोकल के वे ऑफ लाइफ, लिविंग सिस्टम को लेके दे वर हाईली प्रेजुडिस्ड। तो वह तुरंत उसको बदलना चाहते थे, उसको हटाना चाहते थे। और ये दिस इज़ द मेजर रीज़न कि बहुत बड़े पैमाने पर लोकल कम्युनिटीज़ में रिवॉल्ट आए। उन्होंने अंग्रेज़ों के उनके दैनिक जीवन में और उनकी निजी मान्यताओं में हस्तक्षेप को एक अस्तित्व के खात्मे की जंग माना। ये हमारी तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया है। ये तो हर प्रक्रिया में एंटर हो रहे हैं कि आप इस तरह से बलि ना दें, इस तरह से विवाह ना करें, इस तरह से पूजा ना, इन्हें भी स्कूल भेजें। वो ये कहते थे हम फैसले लेंगे, आप नहीं फैसले लेंगे। तो इसलिए वो ये कहते थे आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। इसी तरह का मैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा विरोध जो अंग्रेज़ों का हुआ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब अंग्रेज़ों के द्वारा शारदा कानून ला करके उम्र बढ़ाने की कोशिश की गई थी लड़कियों के विवाह की, इसका विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और उन्होंने कहा था कि उम्र बढ़ाने के कानून का मैं विरोध करता हूँ। विरोध इस बात का नहीं कि लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़नी चाहिए कि नहीं, उन्हें शिक्षा के अवसर, समानता के अवसर मिलने चाहिए कि नहीं। विरोध इस बात का कि आप ये तय करने वाले कौन होते हैं, आप ये बताने वाले कौन होते हैं। हमारा समाज इस विषय पर स्वयं विचार करके इस विषय पर नियम कानून बनाएगा, वो हम बना, ये हमारा बर्थ राइट है कि हमारी कम्युनिटी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस, अपने नॉर्म्स, अपने वैल्यूज़ के बारे में खुद से अवेकन हो पहले, और फिर उस अवेकन स्टेट में जाके जो नए रूल्स बनाए उसे फॉलो करे। एलियन एलिमेंट्स, फॉरेनर्स ये नहीं करेंगे। उन्हें हमारे समाज में दखल देने का अधिकार मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि उनका ये डोमेन ही नहीं है, क्योंकि उनका डोमेन, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफरेंट है। हमारी अपनी सोसाइटी को लेकर डोमेन और अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। हमारे प्रेजुडिसेस को हम करेक्ट करेंगे, हम हमारे प्रेजुडिसेस को ख़त्म करने के नाम पे उनका इतना भारी प्रेजुडिस अपनाएंगे नहीं। उनको ये गलत फीलिंग नहीं देंगे कि उनका प्रेजुडिस लेजिटिमेट है और हमारा प्रेजुडिसेस ख़त्म करके वो बहुत महान है। अगर वो हमारे प्रेजुडिसेस को प्रेजुडिस मान रहे हैं तो वो तो पेरेनली एक प्रेजुडिस में चल रहे हैं कि वो जो लोकल नेटिव्स हैं उनके कल्चर को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। ऐसे लोगों के हाथों से मैं अपने समाज में कोई बदलाव ला करके विकास का कानून मान लूँ, मैं आउटराइटली इसका विरोध करता हूँ। दैट वाज द डीप आइडिया ऑफ बाल गंगाधर तिलक टू अपोज द बिल, जो कि महिलाओं की जो विवाह की आयु है उसे बढ़ाने के लिए आया था। ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में आप इसे पढ़ लोगे। तो दिस इज़ व्हाट द आइडिया वाज। तो वो गए अंग्रेज और यूरोपियन सारे, और पूरे नेटिव्स को सिविलाइज करने के चक्कर में उन्होंने प्रेजुडिस्ड मैनर में बिहेव किया। उनके कस्टम, कल्चर, मैनर को कर्व करना चाहा। जब आउटबस्ट आया, रिवॉल्ट आया, रिबेलियन आया तगड़ा, तो तब फाइनली फैसला लिया कि आज के बाद जो लोकल्स हैं, उनके जो कस्टम, कल्चर, मैनर है, उनकी जो मान्यताएं हैं, जो पद्धतियां हैं, उनमें हम दखल नहीं करेंगे, उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये चीज़ उन्होंने अपनाई है। मैं आपको बता दूं 1857 के रिवॉल्ट के बाद बड़े स्तर पर यह फैसला लिया गया था कि हम ऐसी चीज़ों में अब आज के बाद दखल नहीं करेंगे। वी विल नॉट गो इनटू द डोमेन ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़। जो लोग हैं उन पर छोड़ा जाता है ये चीज़, वो अपने हिसाब से देखेंगे। दैट इज़ व्हाट द आइडिया। तो दिस इज़ हाउ द प्रेजुडिस्ड सिस्टम्स आर वर्किंग। और वो आउटकम निकल के आता है एक ऐसा सोसाइटी, द सोसाइटी बेस्ड ऑन डिप्रीवेशंस, सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस, that is a society based on that is stratified societies, a layered society where a few individuals are getting benefits of all the institutions, all the resources, all the positions and all the power, but the other individuals are not getting all those benefits simply because the first set of individual, the first group of individual is thinking that it is not fit to provide them with such sort of facilities and privileges. The question is, how you have made such sort of judgments, ideas? The answer is, तो ऐसा ही तो होता है। तो this धारणा, this the concept of understanding is enabling them, empowering them to prejudge other and giving them a treatment which is completely based on prejudices. And that treatment is exactly, that is the action taken by the community. So that treatment is what the discrimination is.
So it is ultimately your behavioral thing, that behaviorally you are doing this to the other people. You are taking your actions in context of your words, your speeches, actions, that is your physical actions, actions, that is your societal actions, any sort of action that you are doing, it is your behavioral part, that what you are doing to the other people, that is discriminatory. So this is what the discriminatory system is. तो societies stratified हैं, discriminatory हैं, और उसके ऐसा होने के पीछे किसी का कोई उपदेश 1 मिनट पहले वाला नहीं है, किसी ने आके कुछ कहा तो एकदम सब हो गया, ऐसा नहीं है। ये लंबे समय के दौरान उनके व्यवहार में डला होता है ये, जिसके दम पर वो ये एक्शंस करते दिखते हैं, और आपको विजिबली एक डिस्क्रिमिनेशन आधारित समाज दिखता है। लेकिन लंबे समय से ये व्यवहार कैसे बना? क्योंकि लंबे समय से ऐसे भाव बने हैं। लंबे समय से ये भाव कैसे बन गए कि आपने किसी को अंडर ऑफेंस ले लिया, आपने नेगेटिव ले लिया, ये कैसे बना? क्योंकि लंबे समय की एक समझ बनती है, एक धारणा बनती है। तो दिस इज हाउ दीज स्टीरियोटाइप्स, दीज प्रेजुडिसेस, these discriminations are working in tandem, are working in collection with each other. So they are, the stereotypes are giving space to the prejudices, and prejudices are giving space to the discrimination. This is how you are having discriminatory society. So if you want to overcome the discriminations of the society, now you need to understand discrimination is simply the action that is visible to you. The discrimination is simply the rust on your car. The rust you are observing from this point, but it is not there exactly. It is the point where you are able to get it. But it started somewhere else. तो इसलिए जब जर दिख जाए सरफेस पे तो आप कहते गया, हो गया काम, वो पूरा बदलो अब। दिस इज हाउ दीमक, टर्माइट सरफेस पे जब दिखती है भाई, वो समस्या नहीं है, अंदर किधर जा रही है। तो ये जो चीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन तो एक एक्शंस है जो दिख रहे हैं आपको। तो अब अगर आप उन डिस्क्रिमिनेशंस खत्म करना चाहते हो, आप उस आदमी को क्या कहें, मत करो ऐसा, मत करो, मत करो, दिस इज नॉट द थिंग। उस एक्शन को खत्म करने के लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको इस लेवल पे जाकर काम खत्म करना पड़ेगा। प्रेजुडिसेस आपको खत्म करना पड़ेगा स्टीरियोटाइप के लेवल पे। तो यू हैव टू डू अ कोर्स करेक्शन टू द लेवल ऑफ प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। ऑटोमेटिकली ये एक्शंस यहाँ पर चेंज होंगे। हाँ, उन्हें इमीडिएट मैनर में कर्व करने के लिए, उन्हें विजिबली कोई एक्सप्रेस ना करे, विजिबली एग्जीक्यूट ना करे, इसके लिए आप सख्त पेनल्टीज, कानून, धाराएं लेके आते हैं कि तुरंत ये रोकने भी तो है ना, कब तक इसका वेट करते रहें। तो इसलिए ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स होते हैं। सख्त कानून ठीक है, लेकिन रिफॉर्म्स आपको सोसाइटी को फिर से रीफॉर्म करना पड़ता है कि वो सोसाइटी ऐसे रिफॉर्म करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे जो स्टीरियोटाइप्स बने हैं महिलाओं के लेवल पे, वो चेंज किए जाए। सोसाइटी स्टीरियोटिपिकल हो ही ना, तो आप कॉग्निटिव डोमेन पे जाके सीधा अटैक करते हैं, वहाँ पे सुधार करते हैं। कितना बड़ा सुधार है ये, सोचो। फिर वहाँ से आप ये इंश्योर करते हैं कि सोसाइटी नॉन प्रेजुडिस्ड हो। तो इसी के लिए महिलाओं को सारे स्थान, सारे जैसे मिलिट्री में, जैसे कि सिविल सर्विसेज में, जैसे कि एजुकेशन, हर फील्ड में स्थान देने, उन्हें आगे लेकर के आना। जैसे पंचायतों में रिजर्वेशन का कोटा देना। वो बात अलग है कि आज महिलाएं प्रधान होते हुए भी प्रधानपतियों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा फेमस है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने स्ट्रक्चरली जो एक चेंज करना था कानून के माध्यम से, वो कर दिया है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी वो एक पॉइंट पर जा कर के फाइनली वुमेन एंड सोसाइटी दोनों ही उस चेंज को फुली यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। तो मतलब विजिबली ये क्लियर तो हो रहा है कि महिलाएं आ सकती हैं आगे, महिलाओं को आना चाहिए। और कुछ महिलाएं केस स्टडी के रूप में हैं भी, जो प्रधानपति के दम पे नहीं, अपने दम पे चल रही हैं, वो सीधे अटैक कर रही हैं। हाँ, बिहेवियरली आपको बाय एंड लार्ज यही देख रहा होगा कि पति प्रधानपति हैं, लेकिन यस, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप लेवल पे वो सक्सेसफुल महिलाएं अटैक कर रही हैं। मतलब रोज कमर टूट रही है प्रेजुडिसेस की और स्टीरियोटाइप्स की। एक दिन इनकी कमर इतनी टूट जाएगी कि ये पीछे से गायब हो जाएंगे। तो ये तेल है, ये ईंधन है, ये फ्यूल है, ये गायब हो गए, एक्शन तो अपने आप ही मर जाएगा। एक्शन के पीछे का ईंधन कौन है, तेल कौन है? ये दोनों, ये दो भाई निकल गए, शुम्भ निशुम्भ खत्म, कहानी खत्म, जानते ही आप। तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज। ओके, अब इसमें एक करेक्शन करनी है।
प्रेजुडिसेस जो है वो नेगेटिव मैनर में काम करता है, पर स्टीरियोटाइप्स ऑलवेज नेगेटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टीरियोटाइप का निशानी ओवर जनरलाइजेशन है, स्टीरियोटाइप की निशानी ओवर सिंप्लीफिकेशन है, स्टीरियोटाइप की निशानी अजम्पटिव बेस्ड अप्रोच है, अजम्पशन बेस्ड, नॉन रीजनिंग, नॉन रैशनल, नॉन एविडेंशियल, नॉन ऑब्जर्वेशन, नॉन एक्सपेरिमेंटेड, नॉन डिबेटेड, नॉन डेलिबरेटेड आउटकम्स जो हैं वो स्टीरियोटाइप्स हैं। तो इट कैन बी पॉजिटिव ऐसे, जैसे आप कहेंगे कि ये तो इससे बड़ा कोई खुददार आदमी नहीं है। तो आपने देखा होगा कई लोगों के बारे में आपने ये धारणाएं बनाई होती हैं कि वहाँ के लोग बातचीत में सबसे बेहतर हैं, वहाँ के लोग इस काम में तो सबसे टॉप हैं, ये तो वहाँ के लोग तो बस वहाँ के, ये जो सब आप कह रहे हैं इट इज़ नॉट रियल विद एवरीवन। सबसे पहली बात, इट इज़ बेस्ड ऑन हाई लेवल कॉमन सेंस, और ये बात काफ़ी एजम्पशन है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बनाया हुआ आपने, तारीफ ही कर रहे हैं, पॉजिटिव ही है, बट ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बना लिया आपने, और ये अजम्पशन बेस्ड है। और यहाँ से अल्टीमेटली ज़रूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव फीलिंग पैदा हो रही है या कुछ भी है। तो स्टीरियोटाइप्स कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव एज वेल, दैट इज़ अ स्टीरियोटाइप, सिंपल थिंग। इट्स आइडिया इज ओवर जनरलाइजेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन। Prejudices are negative in nature. So you are having negative sentiments, you are having negative feelings, you are having negative emotions about anyone. That is it is aspect of your domain that your feelings are affected. So they are negative. Okay. Third aspect is the discrimination. Discrimination here in itself is a negative. It is the action based on the prejudices. So discrimination and prejudices, they are very much connected with each other. Okay. So that is why we need to reform the society, so that society will not ultimately stereotype the things, because stereotypes can be positive as well, but majorly they are negative in the sense. So definitely we need to promote a society based on, so that is why in early independence period, in our fundamental duties, we strived to promote the temperament of science, the temperament of reasoning, the temperament of analysis, assessment. So that is why the main idea of the political parties initiated in the pre-independence era in India, and specifically the parties before the installation of Congress in 1885, the other parties, other organizations before Congress, or the Congress in itself, at that point of the Congress, right now, it's the Congress which is different. The Congress that we talk about, it is the Congress fought hard for the independence of this country. So that 1885 Congress, what they started, they very well started the concept of having regular sessions annually in different part of the country. Selecting presidents from different backgrounds, conducting the business of the house or the business of the Congress meeting in a highly fashioned manner, very decorated manner, like the Parliament of Britain. So what they were trying to create, they were trying to create a kind of understanding. They were trying to create a kind of understanding, that cognitive domain of the community, of the society, that we can walk like this. Is that clear? That is the idea, that is understanding. It is understanding based on evidences, understandings based on practices, understandings based on deliberations, understanding based on activities, based on evidences. So such understandings were important. So reasonings, debates, deliberations, these are important things. So that is why it was a scientific temperament. It was a scientific temperament, that you need to understand this thing. If you will follow the protocol, you will follow the rules, you will follow the debate discussions, you will offer everyone to pursue with their views, with their ideas, and you will welcome the diversity of opinions. So when you will welcome the diverse opinions, you are laying foundation of the democratic society. You are strengthening it, you are empowering it actually. And ultimately you are ready to embark upon the journey of democracy. You are ready to emancipate yourself into the journey of democracy if you are ready to imbibe it in your behavior. So what we started as a fashion, what we started to showcase it to the masses, yes, it was not that effective politically, because Congress at that point of time
Politically, technically, if you will consider, they were not taking decisions for the country, and they were not participating into the government of the country, not in a legislative sphere too. But still, they were working in a very, very decorated manner. What was the purpose of that? To establish a society based on understanding, that is based on reasoning, evidences, experiments, so that old ideas of Indian society, old understandings of the stereotypes of the Europeans, that you cannot run your country, that you cannot run your country based on rule, you cannot run your country based on law. You are the people, those who are being ruled by the rulers. You are a praja, you are a subject. You can simply remain a subject. You cannot become sovereign. The individuals of this land cannot become sovereign. They are habitual to follow the rules, to follow the commands. You are subject only. So the Congress at that point of time strived to change that notion. No, each and every individual of this country can behave like a sovereign. They are citoyen, the people, the child of this free land, the child of this country, and we can decide, we can determine our future. So we should have a right of self-determination. We are capable enough to determine our future politically, and that is why we should have the right of self-determination. So the Congress was fighting for that. How it was fighting for that? By simply creating a new understanding, by dispelling the old understanding, which was stereotypical understanding. Yes, it might be the case that it was a genuine understanding, but ultimately without extending the opportunity for a particular thing, how can you make a judgment, understanding that you cannot do this? So Congress attempted to provide that opportunity. That was the thing. Okay, and the people out of Congress did a lot to that. The social religious reform movements, people separated from the Congress did a lot for that, and many people were that, like that. Jyotiba Rao Phule was that, E.V. Ramaswamy Naicker was that. There were many people in the country. There were many people in the country who worked hard to change those notions, those understandings, and laid foundation of a new society, new understanding based on reasonings, based on debates, deliberations. So that's why शुरुआती दौर में बहुत महत्व था इन डेलिब्रेशंस का, बहुत ही फैशन्ड मैनर में हाउस कंडक्ट करना, बातचीत, चिट्ठी पत्र व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें। तो आप स्टीरियोटाइप तोड़ना चाहते हैं, और भारत ने सफल रूप में अपनी शुरुआती आज़ादी के पहले की संस्थाओं के माध्यम से ये स्टीरियोटाइप तोड़े थे, और इसकी वजह से ही चीज़ें बदली। इज दैट क्लियर? तो दिस इज हाउ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऐसा करते हैं। तो आप एंशिएंट सोसाइटी में जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आई हैं, मिडिवल पीरियड के दौरान जो आई हैं और जो मॉडर्न पीरियड के दौरान आई हैं, आप जरा इन्हें ऑब्जर्व करें तो आपको क्लियर होगा। हमारे सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्मर्स होते हैं, उनकी थिंकिंग बहुत ही क्रिटिकल होती है। किस चीज़ को? वो अजम्पटिव नहीं होते। देयर थिंकिंग इज क्रिटिकल। व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिटिकल थिंकिंग? वो बहुत ही क्रिटिकली किसी भी प्रथा को, किसी भी नॉर्म को, किसी भी वैल्यू को असेस करते हैं। मतलब बहुत ही आलोचनात्मक रवैया अपनाते हैं किसी भी विचार के प्रति, कि वो उसकी मेरिट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, किन धारणाएं, फाउंडेशन क्या है। जब आप ऐसा रवैया अपनाते हैं किसी चीज़ के प्रति, आप आलोचनात्मक हैं उसको लेकर के, यू आर क्रिटिकल अबाउट इट। तो इनकी थिंकिंग काफ़ी क्रिटिकल होती थी विधवा के पुनर्विवाह को लेकर के, लड़कियों के बाल विवाह को लेकर के, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के, जातियों के आपसी भेद को लेकर के, पंथ और धर्मों के भेद को लेकर के, समाज के स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर को लेकर के, इनकी थिंकिंग बहुत क्रिटिकल थी। तो इसीलिए इस क्रिटिकल थिंकिंग को ही कंसिडर करके इन्होंने रिफॉर्म्स प्रपोज किए कि ये सब डिस्क्रिमिनेशंस खत्म होनी चाहिए। तो आप देखिए तकरीबन सबने ही ये प्रपोज किया। तो मतलब सीधे सीधे ये प्रपोजल से बात नहीं बनती थी, ये प्रपोजल से बात नहीं बनती कि वो ये रिफॉर्म्स लें। अटैक उनका सीधा इन दो चीज़ों पे हुआ। उन्होंने स्टीरियोटाइप ब्रेक किए, उन्होंने प्रिजुडिसेस खत्म करने की कोशिश की। तो आप ये देखेंगे कि यू आर ब्रेकिंग द प्रिजुडिसेस, यू आर अल्टीमेटली एंडिंग और फिनिशिंग और चेंजिंग द स्टीरियोटाइप्स, एंड दैट इज़ व्हाट यहाँ पे असली लड़ाई लड़ी जाती है। इसलिए पुस्तकें छापी गईं, अखबारों में अपने संवाद छापे गए,
लोगों के बीच में चर्चाएं लगाई गई, नुक्कड़ नाटक किए जाते थे, मंच सजाए जाते थे, प्लेज किए जाते थे, ड्रामास किए जाते थे, जिसके माध्यम से ये स्थापित किया जाए लोगों के बीच में कि हमें इन्हें बदलना होगा। और तब जा कर के अल्टीमेटली हम एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी बना पाएंगे। हम लोगों के एक्शन में, लोगों के बिहेवियर में एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी बना पाएंगे। और उसके लिए ये बदलाव आते हैं। फौरी तौर पर समाज स्वीकारता है कि हमारा बिहेवियरल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, तो समाज के विचारों का प्रतिबिंब बना ये संविधान उसे रिफ्लेक्ट करता होना चाहिए। इसलिए पहले ही दिन से कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोविजंस हैं, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 है, उसमें फंडामेंटल राइट में अगर कोई आर्टिकल शुरुआत में ही डाले गए हैं, आपको पता करना चाहिए कौन से डाले गए हैं। हमने स्वीकारा है कानून के राज को आर्टिकल 14 के माध्यम से, और उसी कानून के राज आ जाने से ही इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जब बात आ जाती है, तो हमने समतावादी यानी कि एगैलिटेरियन समाज बनाने के लिए एक समानता के अवसर देने की बात की। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है। आर्टिकल 16 जितने भी उपजीविका के साधन में बराबरी के स्थान देने की बात करता है। आर्टिकल 17, 18 टाइटल, अनटचेबिलिटीज़, इन सब को ख़त्म करने की बातें करते हैं। आप देखिए ज़रा इन सब चीज़ों को, वो ये किस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। आप प्रेजुडिसेस ख़त्म करना चाहते हैं, आप स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म कर रहे हैं, आप नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी की फाउंडेशन रख रहे हैं। ये सिर्फ लोगों को आर्थिक तौर पे मजबूत बनाना या सिर्फ लोगों को शिक्षा दे देना नहीं है, ये एक लार्जर आइडिया है, जिस आइडिया में आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते आ रहा है और उसी के तहत चीज़ें चल भी रही हैं। आई बात समझ में? तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। तो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म जर्नी, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म फाइट दैट वी नीड टू फाइट अगेंस्ट दीज आइडियाज़। एंड दीज आइडियाज़ आर मेनली बेस्ड, ये इनके लिए एंटीडोट कौन होता है? ये सबसे ज़्यादा किसे नकारते हैं? ये संवाद को नकारते हैं, ये रीजनिंग्स को नकारते हैं। इन्हें आग लग जाती है जब आप इनके सामने संवादात्मक व्यवहार रखेंगे, तो ये कहीं नहीं हमें नहीं पसंद, चलो ऐसा ही होता है। तो ये नाम देंगे मान्यताओं का, ये नाम देंगे परंपराओं का। यहाँ तो ऐसा ही स्वदेश मूवी में ये संघर्ष दिखाया गया है कि जो शाहरुख खान है उसने, अब आप देखें तो वो एक प्रोटैगनिस्ट है और वो एक रोल प्ले कर रहा है किस चीज़ का, वो क्वेश्चन कर रहा है लोगों के स्टीरियोटाइप को बहुत क्वेश्चन किया उसने उस मूवी में। बच्चियों की पढ़ाई को लेकर के, अंतरजातीय स्तर पर जो भेद हैं, स्कूल में इकट्ठे नहीं पढ़ पा रहे, इस बात को लेकर के। एक युवा लड़की जो शहर में अच्छा करियर बना सकती थी, गांव के उत्थान के लिए लगे, गांव समर्थन क्यों नहीं दे रहा उसे, इस बात को लेकर के। तो मतलब स्टीरियोटाइप पर बहुत क्वेश्चन किया गया उस फिल्म में। फिर उस पर बेस्ड जो प्रेजुडिसेस हैं, वो जो फीलिंग ऑफ नेगेटिव फीलिंग है, जब वो कह रहा है कि सर जी आप मेरे हाथ का मत खाइए, शाहरुख खान को ही वो कह रहा है, तो वो कह रहा है कि अब पकड़ाओ इधर। तो ये जो एक्शन है शाहरुख खान का कि मेलाराम के हाथ की पूड़ी खा लेना, और लोग बाग पूछे कि आप मेलाराम के हाथ की पूड़ी, तो कह रहा तो व्हाट, तो कह रहे मेलाराम के हाथ की, साइड हटो। तो दिस एक्शंस ऑफ हीरो, द प्रोटैगनिस्ट इन द मूवी, उसका सहजता से उसकी लूना पे बैठ के साथ साथ घूमना, ही वॉज अ साइंटिस्ट ऑफ नासा। समझिए आप इस बात को। तो उसका इस बात पर बात करना, लोगों से पूछना कि असल धर्म का बल क्या है, आत्म का विकास, कि केवल चीज़ों को लकीर का फकीर खाली सुनते रहना। तो इसलिए वो गाना भी है कि मन से रावण जो मिटाए राम उसके मन में है, राम तो जन जन में है, देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है। कि मतलब वी नीड टू टेक एक्शंस, इफ वी वांट टू मेक आवर लाइफ बेटर, वी नीड टू टेक एक्शंस। हमें ही बनना होगा वो मसीहा, हमें ही वो काम करने होंगे। हमारे आत्म को जो बल चाहिए वो हमारे इष्ट से, हमारे देवों से आएगा। हमारे चरित्र को जो कमजोरी आएगी, थकान आएगी, उसे दोबारा से स्फूर्ति उनके स्मरण से आएगी। हमें जो कार्य करने हैं वो उन्हीं के बताए मार्गदर्शन और प्रेरणा से आएगा। कार्य हमें करने हैं, स्फूर्ति हमें लानी है, चुस्ती हमें दिखानी है, आओ दिखाते हैं। तो द थिंग इज कि अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी वी नीड टू मेक, बिहेवियरली वी नीड टू डू दैट। For that we need to simply curtail the prejudices existing in the society. For that we need to end the stereotypes, and that is what the idea was. इसलिए वो गीता जो उस फिल्म में लीड एक्टर है, वो फीमेल लीड एक्टर, वो भी एक प्रोटैगनिस्ट है। गीता के साथ शाहरुख के संवाद बहुत दिखाए गए हैं, दोनों बहसते बहुत हैं
बराबरी का स्थान देने की बात है ये महिला को, कि आई कैन डिबेट विद यू, आई कैन नॉट सिंपली कंपेल यू टू फॉलो माई लाइन, वी बोथ विल फॉलो द लाइन विच इज अ करेक्ट लाइन। इसलिए गीता ने अंतिम स्तर तक भी उसे रोका नहीं है कि रुक जाओ, क्योंकि डायरेक्टर अपने आइडिया को वायलेट कर देता अगर गीता उसे अपनी भावनाओं के अधीन आके रोक लेती उसे नासा वापस जाने से, शाहरुख को। तो वह उसे अवसर देती है कि ठीक है जा रहे हो, ठीक है तो ये लेके जाओ, तो उसे वो अलग अलग हमारी जो मसाले हैं और सारी चीज़ें उसे दे देती कि इसे ले जाओ, कभी याद आई तो तुम इसे याद करो और तुम्हें पता हो कि तुम किस मिट्टी के संतान हो, तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा कहाँ लगानी है, इसे ले जाओ। मतलब गीता वॉज नॉट वीक इनफ टू कंट्रोल द बॉडी, द थॉट ऑफ शाहरुख कि मेरे ही पास रह जाए, ऐसा नहीं है। उसमें शक्ति है, वो महिला इतनी शक्तिशाली है कि वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट है और वो उसे जाने दे रही है कि जाइए कोई बात नहीं, आप अपने करियर के बाद ग्रो करिए, आप अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल करिए, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरी एस्पिरेशन है, दिस इज़ माई लैंड, दिस इज़ माई विलेज, ये मेरा काम है, मुझे यहीं रहना है, मैं यहाँ, आप वहाँ, आप जाइए। तो दिस इज़ व्हाट द आइडिया इज़। इसी तरह से कावेरी अम्मा भी नहीं गई और उसने शाहरुख को कन्विंस कर लिया कि बेटा मैं अब कहाँ जाऊँगी, इसी मिट्टी में मुझे यहीं पे ख़त्म होना है, ये तो मेरी गाँव की मिट्टी है, तुम जाओ। तो दैट इज़ व्हाट द आइडिया इज़। क्योंकि वो अगर देखें आप ज़रा गौर से तो वो थोड़े थोड़े एम्पावर्ड थे कैरेक्टर, इसलिए वो अच्छे फैसले ले पा रहे थे, वरना वो नहीं ले पाते। और पूरी फिल्म में कुछ जैसे डाकिया जो पोस्टमैन का रोल प्ले कर रहे हैं, ये लोग काफ़ी हद तक नॉन प्रेजुडिस्ड हैं अगर आप देखें तो, और उन्हीं से राब्ता शाहरुख का बन भी गया है शुरू में। और फिल्म का जो आइडिया है, प्रीएम्बल है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो प्रीएम्बल है, मूवी का प्रीएम्बल स्टार्टिंग में ही सेट हो गया है जब शाहरुख दिल्ली से उस गांव की तरफ आ रहा है और वो जो गाना ये रास्ता वो रास्ता कह रहा अब मुझसे, तो उसमें जो एक योगी का कैरेक्टर दिखाया गया, वो जो क्वेश्चन में उससे सवाल कर रहा है, वो फिल्म का प्रीएम्बल है कि व्यक्ति दौड़ किस चीज़ के पीछे रहा है, मटीरियल आखिर क्या है, ये फ़र्क कौन से हैं, उसमें और तुझमें अंतर क्या बचा है, कोई भेद तो है नहीं, अंदर पहचान ढूंढ मिल जाएगा। तो आप वो पूरा सॉन्ग सुनिए, उसमें यूं ही चला चल रहा ही यूं ही जीवन गाड़ी है समय पहिया। तो द होल प्रीएम्बल was settled in the front part of the movie and the whole movie executed accordingly and the end was in that manner. It's a similar thing. So that is how the cinema wise एक जो आइडिया है स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने का, प्रेजुडिस और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी का, ऐसा बहुत सिनेमा है। सत्यजीत रे का सिनेमा बहुत बात करता है इन चीज़ों पे। आप कभी देखेंगे तो आपको लगेगा आप अपनी किताबों को जीवंत रूप में आँखों के सामने घटित होते देख रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सिनेमा है, वो आपको देखना चाहिए। कभी समय मिले जीवन में, असाइनमेंट्स के तौर पे ही आप उसे देखिए। इट्स अल्टीमेट सिनेमा। ओके, तो दिस इज़ हाउ दिस थिंग इज़ वर्किंग। अब आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं इसे, और ये ऐसा ही होता है। जातियों को लेकर के कई स्टीरियोटाइप हैं, फिर वैसी ही फीलिंग जन्म ले जाती है, पर वही एक्शन होने लग जाते हैं। औरतों को लेके स्टीरियोटाइप, जातियों को लेके स्टीरियोटाइप, बूढ़ों को लेके स्टीरियोटाइप, गांव को लेके, शहर को लेकर के, वेस्टर्न वर्ल्ड को लेके एक स्टीरियोटाइप है। कोई कुछ नेगेटिव वेस्टर्न नहीं है हम ये मतलब वेस्ट में क्या है भाई, बच्चे सबके वेस्ट में पढ़ रहे हैं, बच्चे अपने सब पॉलिटिशियन सब लोग वेस्ट में पढ़ रहे हैं। पोस्टिंग सबको ऑफ IFS के वाया किसी वाया वेस्ट में चाहिए, रिटायरमेंट के बाद घर वेस्ट में चाहिए, सुरक्षित कहाँ वेस्ट में। तो वेस्ट में हर बात के लिए वेस्ट, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ प्रेजुडिस थिंग, यू आर स्टीरियोटाइपिंग समथिंग, इट इज वेस्ट। तो इसलिए वहां पर आपने देखा शाहरुख खान ने एक बात कही, तो वो कहते हैं अमेरिका में, पंचायत में बैठे होते हैं, कहते हैं अमेरिका में तो बहुत खुल्लम खुल्ला सब कुछ, हम लोग के यहाँ संस्कार है, परंपरा है। तो वो मुड़ के कहता है कि नहीं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनके अपने संस्कार हैं, वो शिक्षा में खर्चा करते हैं, वो सांस्कृतिक, वो वैज्ञानिक विचारों को समर्थन देते हैं, वहाँ महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया जाता है। उनके अपनी संस्कार और परंपराएं हैं, हमारी अपनी परंपराएं हैं, ये हमारे लिए ठीक हैं, उनके लिए ठीक हैं। तो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़ कि जब हम ये भी कह देते हैं हमारे ईस्ट में, उनके वेस्ट में, तो भाई ये भी तो एक सर्टेन लेवल पे स्टीरियोटिपिकल हो सकता है। ये भी तो प्रेजुडिस। कोई रीजनिंग दो, कोई लाइन ट्रेस करके दो, कोई एविडेंस हिस्ट्री का दो। अगर मैं कह रहा हूँ कि कॉलोनियलिज्म के दौरान ये हुआ है, तो मैं अपॉर्चुनिटी एक्सटेंड कर रहा हूँ। इंटरनेट खोलिएगा, पढ़िएगा, किताबें निकालिए, सिविलाइजिंग द नेटिव जैसी चीज़ें हुई कि नहीं, अमेरिकन कल्चर जो है ट्राइबल, वो पूरी तरह से समाप्त हुए हैं कि नहीं, आज कहाँ बस रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया है, बाकी दुनिया में भी क्या हुआ है और आज भी क्या हो रहा है अभी भी।
और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, द फोर्थ वर्ल्ड, हम उसे फोर्थ वर्ल्ड कह के आज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो ये इन चीज़ों को आप गहराई में अध्ययन करें, ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त बातें नहीं हैं, ये विश्लेषण से निकली हुई चीज़ें हैं, तो आप इन पर बात करिए। दिस इज़ व्हाट द आइडिया इज़, ओके। तो ये 3 शब्द बच्चे ने डाउट पूछा था, तो क्योंकि हम अभी इस पर कोई रिटर्न सेशन नहीं रख रहे, हालांकि रिटर्न सेशन ज़्यादा बता दिया, तो क्योंकि हम अभी इसे थ्योरी वाइज डेफिनेशन वाइज नहीं ले रहे, हालांकि अब आपको ई नोट्स तो भेजेंगे ही, तो उसमें आ जाएगा। मैं इसे बहुत ज़्यादा रॉ, ऑर्गेनिक, अप्लाइड रखना चाहता था, इसलिए मैंने सिनेमा का भी एग्जाम्पल दे दिया, रियल लाइफ का भी दे दिया, कांग्रेस के सेशंस का भी एग्जाम्पल दे दिया, और ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल दौर में तमाम जो मुझे लगते थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स के भी उदाहरण दे दिए। तो आप समझ सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा सती प्रथा का खंडन जब किया जाता था तो वो यही कहते थे कि वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स वुमेन। जब पति मर जाता है तो उसके बाद पत्नी को उसकी चिता पे जलना है, ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका लॉजिक क्या है? व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ दैट? ये जो आपके मन में फीलिंग आ रही है उसके प्रति कि ये कैसी कलहनी है, इसका पति मर गया पर जली नहीं, ये जो उसे इतनी तगड़ी सेलिबेसी की लाइफ जीनी पड़ती है, सफ़ेद साड़ियाँ पहन के, सिर मुंडवा के, वाई सोसाइटी हैविंग दिस फीलिंग, दिस इमोशन टूवर्ड्स द वुमेन? वाई? सिंपली बिकॉज वो उल्टा वो दर्द में उसका पति मरा। मतलब कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रॉमा? एक औरत का पति मर गया, लिटरली समझिए वो दौर है ये जिसमें महिला की लेजिटिमेसी मेनली इस बात से आ रही है कि वो किस घर में ब्याही हुई है, और जिसमें इसको बताया जाता है कि भाई अब तो ये पिता घर पर आया है बेटा, अब तो वही तुम्हारा अपना घर, पति मर गया है, खत्म। अब लाइफ या तो अल्टीमेट सेलिबेसी की लाइफ में जाओ, ये चित और अच्छी होना चाहिए तो चिता में ही चढ़ जाओ जाके। व्हाई दिस? मेल के साथ तो ये नहीं होता है। तो ये ऐसा इतनी ऐसी फीलिंग क्यों है भाई? इसे प्रेजुडिस तो कह रहे आराम से एक आदमी कह रहा अरे ऐसा ही होता है, तुम क्या भ्रष्ट करोगे हमें, तुम क्या नाश करोगे हमारे समाज का, तुम क्या हमारा धर्म बर्बाद करने? ये नाश बेटा हमारे धर्म को बर्बाद करेगा, इसको जल्दी इसका सुपड़ा साफ करो, ये खा जाएगा सब कुछ, ये अंग्रेजों का पट्टू है, ये उनका चमचा है, ये हमारा ये वो, तमाम चीज़ें सुननी पड़ी। उनके प्रयासों के अगेंस्ट दलीलें भी लगाई गई अदालतों में वहाँ जाकर के विदेश में, कि भाई इसके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसके तहत जो विलियम बेंटिक ने सती के एबोलिशन का कानून लाया 1829 में, इसको चैलेंज किया गया वहाँ जाकर के कि ये नहीं आना चाहिए, ये हमारे प्रथाओं को, हमारे रिवाजों को, हमारे समाज को भ्रष्ट करने वाला काम कर रहे हैं आप लोग, अंग्रेज मत करिए। ये लड़ाई बहुत लंबी चली। बट राजा राम मोहन राय का सवाल क्या था? सवाल इस उन्हें न्यू मॉडर्न इंडिया, न्यू इंडिया का पायनियर यानी कि उग्रदूत क्यों कहा जाता है? न्यू इंडिया कैसे सोचेगा? प्रेजुडिस्ड होगा या रीजनिंग वाला होगा? असमानता पर आधारित होगा कि समतावादी होगा? इल कंसिडर्ड अजम्पटिव बेस्ड स्टीरियोटाइप से बना होगा या लॉजिक्स, रैशनल, वेल डिबेटेड आइडियाज पे खड़ा होगा? अपने स्वतंत्र, स्वच्छंद, संपूर्ण इतिहास को देखेगा, अपने वेदों को, उनके हुए दिए हुए प्रयासों को देखेगा कि उसमें जो समय के साथ कालांतर के द्वारा डिफॉर्मिटीज आई है उस पर बेस्ड होगा, उसके स्वतंत्र स्वरूप पर होगा? तो दयानंद सरस्वती कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो, चलो पीछे, बीच में जो गेम हुई है वो नहीं, पीछे तो ये होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं उन्हें पायनियर ऑफ न्यू मॉडर्न इंडिया, क्योंकि आपसे मैं वही सवाल पूछ लेता, मॉडर्न इंडिया ही क्या है भाई, और उसका पायनियर ये कैसे? कोई ब्रिज तो बनाया नहीं, कोई हाईवे तो नहीं बनाया, कोई बिजली घर तो नहीं बनाया, फिर मॉडर्न इंडिया तो आप जान रहे हैं खाली बिजली घर से, मॉडर्न इंडिया तो आप खाली जान रहे हैं हाईवे से। भाई मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, मॉडर्न आइडियाज, मॉडर्न सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी, वो आइडियाज का बेसिस क्या है? रीजनिंग, लॉजिक्स, रैशनैलिटी। उन ऑर्गेनाइजेशंस का, उन इंस्टीट्यूशंस का आइडिया क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन, इक्वालिटी, इक्विटी, इगैलिटेरियनिज्म। ये सब चीज़ें ही सबको रोजगार देने के लिए, समाज का विकास करने के लिए मजबूर करती हैं सरकारों को। फिर पुल, बांध, बिजली घर भी बन जाए, वो बहुत बात की बात होती है यार, वो सब कर लेते हैं, वो तो तानाशाही समाज में भी होता है, वो तो किसी ऑटोक्रेटिक स्टेट के द्वारा भी किया जाता कि बहुत डेवलपमेंट है, तो लोग डेवलपमेंट से लोगों का पेट भर जाता होगा, तो फिर क्यों नहीं ऑटोक्रेसी को चलने देते? इसलिए मॉडर्न इंडिया उन चीजों से बनता है। तो उसके पायनियर बोला गया है राजा राम मोहन राय को, कि उस आधुनिक भारत के उग्रदूत हैं वो, इस तरह से हैं, क्योंकि उन विचारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और इसलिए उन्होंने
प्रेजुडिस बेस्ड सोसाइटी को काटा मारा, इसलिए उन्होंने तमाम तरह के स्टीरियोटाइप्स को नकारा, उन्होंने रीजनिंग को, उन्होंने रैशनैलिटी को, उन्होंने लॉजिक्स को। इसलिए ये जो मूवमेंट इंडिया में कहलाई है, जो ये लोग लेकर गए हैं, इसे इंडिया का रेनेसेंस कहा गया है। रीअवेयरनेस, रेनेसेंस मतलब द सोसाइटी बेस्ड ऑन रैशनैलिटीज, रीजनिंग्स, लॉजिक्स, डिबेट्स, डेलिब्रेशन, संवाद, ये समाज। तो इस तरह से हमने ये प्रयास फिर छोड़ा नहीं, और आज़ादी के बाद हमने लगातार ये बात की कि भाई समाज में आइडिया ऑफ साइंस होना चाहिए, टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब नहीं कि हर आदमी ऐसे लेकर के अपनी बगल में दबा के सेटेलाइट लेके घूमे कि मैं देखिए ये साइंटिफिक लेवल का आदमी हूँ, मेरा सेटेलाइट है, सेटेलाइट का नाम जो है मर्द के नाम पे रखूंगा। ये तो फिर ये तो कैसा आइडिया ऑफ साइंस है भाई, ये तो मर्द साइंटिस्ट, ये तो मर्द रॉकेट बना रहा है, औरत रॉकेट ये कभी बनाएगा ही नहीं। क्या कहे कि औरत रॉकेट थोड़ा बनती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट द आइडिया। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट ये नहीं होता है कि बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूल बनाना है, बहुत सारे स्पेस शटल्स बनाने हैं, बहुत सारे लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाने हैं और बहुत सारे बिजली घर बनाने हैं। जो साइंटिफिक सोसाइटी का आइडिया होता है वो आइडिया ऑफ रेशनैलिटी होता है, रीजनिंग बेस्ड सोसाइटी होती है, बात को समझिए आप, लॉजिक्स बेस्ड सोसाइटी होती है। ऐसी सोसाइटी कर लेगी सब अच्छा, उसको जो करना है कर लेगी। ऐसी सोसाइटी पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर वित्त करे, यानी कि फासले नहीं पैदा करती, भेद नहीं करती, क्योंकि वो किस तरह से चलती है, वो मनुष्य के मूल्य को जानती है, वैल्यू, कि इसकी एक ह्यूमन की वैल्यू ह्यूमैनिटी में बिलीव करती है। किस में बिलीव करेगी? ह्यूमैनिटी में बिलीव करेगी। और ह्यूमैनिटी में जो बिलीव कर रहे हैं, लोग से लोगों को लड़ा ही नहीं सकते, वो व्यक्ति का नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते, वो तो उनके विकास के लिए काम करते हैं, उनके आने वाली पीढ़ियां, भविष्य के लिए। वो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे तो वो उसमें आइडिया ऑफ अडेप्टेशन साथ लेके चलेंगे कि कैसे इस आर्थिक विकास को, प्रकृति को साथ लेके चलना है। मतलब दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स टू अडेप्ट विद द आइडिया ऑफ एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट द आइडिया which is isolated than the environmental protection. It is so ingrained into the environmental protection in itself that it should become adaptative in nature. Economic development should be adaptative in nature, that is requirement. So that is what the idea is. तो ये कौन करेगा? साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला आदमी करेगा। तो इसलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट बचाने को कहा गया, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया अपनी धरोहर को बचाइए, धरोहर संस्कृति को बचाइए, ताकि भ्रांतियां ना पले, ताकि भ्रम ना पले, ताकि प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप ना बने, ताकि उच्च कद वाले जो लोग, उच्च आदर्श वाले जो लोग पीछे इतिहास के काल में जो आए थे अलग अलग टाइम पे, उनके उच्च कदों की निशानी, उच्च चिन्ह, स्मारक, उच्च ये चबूतरे, उच्च उच्च निर्माण, उच्च उच्च ग्रंथ, इनको बचा लो, इनको सहेज लो, ताकि तुम्हें जब पीछे मुड़ के देखना हो तो तुम उच्च आदर्शों को देख सको, तो तुम्हें पता हो आज के समाज में मुझे जीने के लिए जिस टॉर्च की लाइट की जरूरत है वो लाइट आ रही है मेरे पास, है मेरे पास। तो टॉर्च मार के ऐसे देखोगे कि ये रहा नॉन प्रेजुडिस्ड, वरना अंधा आदमी प्रेजुडिस्ड, अंधा आदमी जो है वो तो एजम्पशन बेस्ड है। इसलिए कहा गया है कि उन्हें बचाइए, इसलिए कहा गया है वनस्पति को बचाइए, इसलिए बताया वनस्पति में सब वाइल्ड लाइफ को बचाइए, जंगलों को बचाइए, इसलिए कहा गया है कि अपने राष्ट्र बनाया है आपने, राष्ट्र ही नहीं बनेगा, राष्ट्र ही में ये बातें गारंटी हो रही हैं। ये सब नॉन प्रेजुडिस्ड, नॉन स्टीरियोटाइप, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, नो एगैलिटेरियन सोसाइटी प्रॉमिस कौन कर रहा है? राष्ट्र। इसलिए राष्ट्र, राष्ट्र के ध्वज, राष्ट्र के गान, इनका सम्मान करना है। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी में ये बोला गया है कि इसका सम्मान आपको करना है। ये सब बातें जो फंडामेंटल ड्यूटी में बोली गई हैं इसीलिए बोली गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटी, हालांकि आप कहेंगे ये तो बाद में जाकर के ऐड की गई हैं, ये सब सारी वो विचार पहले दिन से भाई संविधान में ही चले आ रहे थे। प्रीएम्बल यही सब कह रहा है, फंडामेंटल राइट और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी भी यही कह रहे हैं। कुछ भी चीज़ जो बाद में संविधान में लिखी गई है, कुछ भी संविधान में ऐसा लिख ही नहीं सकते जो संविधान की आत्मा नहीं है, बस ये याद रखना, ठीक है। अगर जैसे मेरे विचार में अगर स्टूडेंटों के प्रति मातृत्व का एक भाव है, उनके पोषण का भाव है, तो उस चक्कर में आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान टैब का भी यूज करूं। अब टैब लिटरली लिखा तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में इस क्लास के कि एक दिन टैब यूज करेंगे, लेकिन मैं टैब का भी यूज कर रहा हूं, क्योंकि कोर चीज तो वही है ना, विकास बच्चों का।
ये चीज़ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोर चीज़ें होती हैं और उसके बाहर चीज़ें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भाई क्लियरली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, इसलिए अफर्मेटिव एक्शन लेता है, क्योंकि खाली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होने से नहीं होता है, आपका नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो जाना भी डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे कि ये दो लोग हैं, मैं इनमें भेद नहीं करता हूं, कोई तीसरा करे मैं नहीं रोकता हूं, पहली बात। दूसरी बात, तीसरा कोई नहीं कर रहा, मैं इनमें भेद नहीं कर रहा हूं, पर भेद खत्म हो इसके लिए एफर्ट भी नहीं कर रहा हूं। ये लोग एक दूसरे में भेद करने लग जाएंगे, क्योंकि भेद तो है ना, आज भी भेद तो जिंदा है, दानव तो जिंदा है। आप भेद नहीं कर रहे हैं, स्टेट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो गया है जी। आगे से हम रोजगार में भेद नहीं करेंगे, ओके, हम शिक्षा में भेद नहीं करेंगे, ओके। भेद रूपी जानवर तो है, दानव तो है, अभी भी उसको नहीं मारा। एफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेप आगे की बात करता है, वो कहता है हम तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हैं भाई, लेकिन हमने संकल्प लिया है, कसम खाई है इगैलिटेरियन होने की, इसलिए एफर्मेटिव एक्शन लेंगे, पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करेंगे। जिसको जरूरत है अग्रिम पंक्ति में लाने की, उसको हम संरक्षण प्रदान करेंगे, अग्रिम पंक्ति में लेकर के आएंगे। तो दिस इज हाउ द आइडिया इज। ये चीजें, और ये चीजें करने के लिए सब हम खत्म कर रहे हैं, इसलिए हम अलग अलग पदों पर अलग अलग क्षेत्र के लोगों को ला रहे हैं, इसलिए अलग अलग स्तर पर हम अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम मनाते हैं। कर्तव्य पथ आपने देखा, पहले राजपथ, गणतंत्र दिवस के दौरान कर्तव्य पथ पर झांकियां निकलती हैं, लोगों के मन में जो एक दूसरे को लेकर के कोई भ्रांतियां तोड़ी जाती हैं। अगर उत्तरी राज्यों के लोगों के बीच में उत्तर पूर्व के राज्य के लोग, बच्चों को लेकर के, युवाओं को लेकर के कोई अगर कोई स्टीरियोटाइप या प्रेजुडिसेस गलती से किसी ने बना भी दिए कि ये तो चाइनीज़ जैसे दिखते हैं या ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, जिसकी सज़ा वो बेचारे भुगतते हैं कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन, तो इसके लिए हमें लंबे कैंपेन चलाने पड़ेंगे लोगों के बीच में। वेलफेयर मिनिस्ट्री को, कल्चरल मिनिस्ट्री को इसके अगेंस्ट सारे एक्शन लेने पड़ते हैं, इसलिए हमारे नेता वहाँ जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, हमारी राष्ट्रपति जी जाती हैं और वो वहाँ जाकर के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, उसको इंजॉय करते हैं, उसको समर्थन देते हैं और उसका खुशी मनाते हैं कि हमारे देश की विविधता ही हमारा ताज है। इससे लोगों में संदेश जाता है, हम हमारे इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन नेटवर्क यानी कि न्यूज़ चैनल्स के वजह से दिखाते हैं, तो लोगों में ये ख़त्म होती है बात, उनके स्टीरियोटाइप्स ख़त्म होते हैं, प्रेजुडिसेस, वो फीलिंग उनको लेकर के, नॉर्थ ईस्ट या किसी भी को लेकर फीलिंग ख़त्म होती है, ऑटोमेटिकली हम नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो जाते हैं और फिर कानून भी सख्त बनाए हुए हैं हमने। तो ये हमें करना पड़ता है, मतलब ये बड़ी मल्टी प्रोन्स्ड फाइट है, ये संविधान में लाने पड़ते हैं प्रावधान, जा के एक्शंस ऐसे करने पड़ते हैं, मैसेज ऐसा देना पड़ता है लाउड बहुत ज़्यादा, ये सब कर करके हम ऐसे बनते हैं जैसे हम बन रहे हैं। क्योंकि इन सब के लिए हमें विवश कौन कर रहा है? हमारे एक आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा। जिस आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा की चेतना हमारी कौन सी है? पुरातन। क्योंकि सभ्यता के तौर पे भारत एक आइडिया और भारत है ऐसा ही। भारत वो नहीं है जिसे डिफॉर्म किया था समय समय पर अलग अलग व्यक्ति ने और एक ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी बनाई है, नहीं। भारत एक विचार, वो विचार है जिस विचार पर आधारित आपका संविधान खड़ा है। भारत सार्वभौमिक विचार है, भारत यूनिवर्सलिज्म का आइडिया है, सबको साथ लेकर के चलने का आइडिया है। भारत सहिष्णुता का विचार है, वो टॉलरेंस का आइडिया है और केवल टॉलरेंस नहीं करता, वो केवल सहिष्णु नहीं है दूसरों के प्रति, विविधता के प्रति। वह यह भी कहता है कि सहिष्णुता के साथ साथ मैं इस बात का स्थान देता हूं कि मैं म्यूचुअली को एग्जिस्ट करूंगा आपके साथ, और वो भी रिस्पेक्टफुली। आप आइए, अपने रीति रिवाज मान्यताएं लेके बैठिए, कोई बात नहीं। संरक्षण प्रदान करेंगे अगर कोई कम गिनती में आ रहा है, चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे वो जनजाति, चाहे वो कम गिनती वाले पंथ हैं, संरक्षण देंगे। यही नहीं रुकता, आपके कल्चर, कस्टम, मैनर को प्रमोट करिए, आपको उसके लिए फंडामेंटल राइट में प्रोविजन देंगे, आपको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने देंगे। और भारत बतौर राष्ट्र अनुदान यानी कि ग्रांट देते समय भी इस बात का भेद नहीं रखेगा कि आप तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आप तो खुद को खुद ही एस्टेब्लिश करके एडमिनिस्टर करते हैं, आप तो विशेष समुदाय के बच्चों को विशेष तरह से पढ़ा रहे हैं, तो राज्य उनको पैसा क्यों दे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, राज्य उनको पैसा देगा। ये जो हमने जो इतने सारे विचार रखे हैं, ये भारत एक विचार है भाई। इन सब विचारों का एक पैरामाउंट प्रिंसिपल विचार कौन है, जहां से ये सारे विचार जन्म लेते हैं? जितनी भी हवा में जितनी भी भाप है, वो जिस पानी से खड़ी है, जिस जलाशय से खड़ी है, वो मेन है। तो भारत एक विचार है प्राइमरी, उससे ये सारे विचार पैदा होते हैं। तो भारत एक विचार पर निरंतर विचार करते रहना जरूरी है। भारत एक विचार की डिस्कवरी हमेशा करती पड़ेगी, एक बार में नहीं मिलेगा वो। इसलिए इंडिया की डिस्कवरी होनी चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लगातार चालू करते चले जाओ, उच्च विचार ढूंढते चले जाओ। हैं
और उसके मुताबिक अपने मौजूदा जो मॉडर्न आपका राष्ट्र है इसको ढालते जाओ। तो राष्ट्र को ढालना पड़ता है, अपनी संस्कृति के विचारों से राष्ट्र को ढालना पड़ता है। तो हमारे इस समय के इस राष्ट्र के जो हमारे विचार हैं, हमारे जो प्रावधान हैं, हमारे जो कानून हैं, उसकी जो सांस्कृतिक चेतना है वो पुरातन समय से चले आ रहे हमारे भारतीय विचार हैं। भारत एक संस्कृति के तौर पर हमेशा से था, आज भी हर रहने वाला है। भारत एक राष्ट्र के रूप में चाहे अभी अस्तित्व में आया हो कुछ ही वर्षों पहले, जैसे कि 1947 में। भारत एक गणराज्य के रूप में तो उसके बाद ही स्थापित हुआ, चाहे 26 जनवरी 1950 में। भारत एक संस्कृति के रूप में तो हमेशा से खड़ा था। उसी संस्कृति को एक राष्ट्र का रूप देने का काम इन वर्षों के दौरान हुआ, और उसी राष्ट्र का जो वो खाका है, जो संस्कृति की अभिव्यक्ति है, वह हमारा संविधान है। संविधान कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर ले, संविधान कैसे नहीं आगे बढ़ करके किसी को समर्थन दे। इसलिए ये सब चीज़ें करने के लिए भारत एक संस्कृति की स्वतंत्र स्वच्छंद पहचान को एकदम अक्षुण्ण रूप में सामने लाने के लिए जिन लोगों ने काम किया है वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, वो पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स हैं। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो उस स्वतंत्र भारत के, उस स्वच्छंद भारत के, उस पवित्र भारत के, उस सांस्कृतिक विचार को लेकर के आए जिस पे मिट्टी धूल चढ़ चुकी होगी, उसे छांट उठ के हटा करके ये लेकर के आए। और इसीलिए इन्होंने उन्हीं विचारों को इस्तेमाल करके नए राष्ट्र का गठन किया है। तो ये राष्ट्र आज आपके सामने है, आपके सामने खड़ा है। बताइए और क्या करना है, यही तो है। तो इसमें इनकी कोई स्थान नहीं है, लेकिन हमारी सच्चाई ये है कि ये हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे एक व्यक्ति के जीवन में मोटापे का कोई स्थान नहीं है। सच्चाई है कि मोटा तो है, उसे एफर्ट करने हैं। आप सब ये जानते हैं, आप सब में अपस्मार है। आपके जीवन में देर तक सोने का कोई विचार नहीं होना चाहिए। सच्चाई तो है कि देर तक सो रहे हैं, लेट नाइट तक मोबाइल नहीं करना। सच्चाई तो यह है कि मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं यूज करना है। ये गिल्ट कौन दे रहा है? आपको सैर उठ के एक्सरसाइज करनी है, गिल्ट कौन दे रहा है? आपके भीतर तक डाली गई वो नैतिक विचारधारा, आदर्श जीवन की विचारधारा, यही मेन होता है भाई। यही गेम होती है। इसलिए ये अच्छे से कर दो तो बंदा सेट हो ही जाएगा। ओके, इतना बहुत है यार, बहुत ज़्यादा। मैं अगर चलता ही चला गया, शब्द और जटिल होते जाएंगे, वाणी और गहरी होती चली जाएगी, को रिलेशन में और बनाते चले जाऊंगा तो रोक लेते हैं। थैंक यू सो मच।